राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आईपीसी के अध्याय 4 पर। आईपीसी का अध्याय 4 इन इंडियन पेनल कोड का जो चैप्टर 4 है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको जनरल एक्सेप्शन के नाम से जाना जाता है, सामान्य अपवाद के नाम से जाना जाता है। कोई भी परीक्षा नहीं है भारत में या किसी राज्य का या केंद्र सरकार का, कोई भी लॉ से जुड़ा हुआ ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें चैप्टर 4 से क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शन है। पूरे अधिनियम का ये एक अनोखा चैप्टर है, ठीक है, ये एक अनोखा चैप्टर है और शायद इस चैप्टर का उल्लेख नहीं किया गया होता तो स्थिति बड़ी उथल पुथल हो जाती, ठीक है, बहुत असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए चैप्टर 4 परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी चैप्टर्स है। और इतना ही नहीं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे अधिवक्ता बंधु प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस में, क्रिमिनल प्रैक्टिस में बहुत उपयोगी है ये जनरल एक्सेप्शन, जब आप अभियुक्त का पक्ष रख रहे हों डिफेंस के रूप में। तो आइए हम लोग देखते हैं जनरल एक्सेप्शन को। यहाँ मैं क्रैश कोर्स के संदर्भ में इसको बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन क्रैश कोर्स के पर्पज से कि प्रारंभिक परीक्षा में जो भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाए वो आपका सही हो जाए। और श्योर है, पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से यानी प्री में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। और ख़ास तौर से यूपी एपीओ में यहाँ से 35 क्वेश्चन पूछा जाना है आईपीसी से, जिसमें से 35 क्वेश्चन में से कम 3-4 क्वेश्चन आपकी जनरल एक्सेप्शन से पूछा जाना तय है, इसको कोई हटा नहीं सकता। पीसीएसजे का हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, कोई भी लॉ से जुड़ी हुई कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो नेट का हो, एकेडमिक एग्जाम का हो, ठीक है, एकेडमिक एग्जाम हो, अन्यथा कोई भी एग्जाम हो, हर जगह यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आइए सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और एक सुझाव आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए। दूसरा, जिस किसी बच्चे को फुल कोर्स ज्वाइन करना है या कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है या मेंस का कोर्स ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करके लाभ ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके भी लाभ ले सकते हैं। बस समस्या ये है कि ऑनलाइन के लिए आपको ऑफलाइन के लिए आना पड़ेगा, ऑनलाइन के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे भी आपका आप यहाँ के संस्थान से जुड़ करके आप क्लास का लाभ ले सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। लॉ से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेनी है तो भी आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी जानकारी सुविधानुसार प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग चैप्टर 4 को देखते हैं, जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन आईपीसी में एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, अर्थात वो दशाएं जब किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कार्य जो अन्यथा अपराध होता, इस चैप्टर 4 में जो दशाएं बताई गई हैं उसके साबित हो जाने पे वो अपराध मुक्त हो जाता है। यानी एक्सेप्शन मतलब अपवाद का मतलब है कि ये वो दशाएं इसमें बताई गई हैं, वो कंडीशंस बताई गई हैं जब किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया दोषपूर्ण कार्य यानी आपराधिक कार्य जो अन्यथा अपराध है वो अपराध मुक्त हो जाता है, यानी वो कार्य अपराध माना ही नहीं जाता है। वो दशाएं यहाँ बताई गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण है कि जब किसी व्यक्ति का जो कार्य है वो अपराध है, लेकिन ये वो दशाएं हैं जब ये शर्तें पूरी हो जाए तो वो अपराध ही नहीं माना जाता है। और पूर्ण बचाव एब्सोल्यूट डिफेंस है। पूरे आईपीसी में 2 तरह के एक्सेप्शन की बात की गई है, एक जनरल एक्सेप्शन, एक स्पेशल एक्सेप्शन। स्पेशल एक्सेप्शन आईपीसी के विशिष्ट सेक्शनों के साथ लिखा गया है। जैसे मानहानि में एक्सेप्शन 5 लिखे गए हैं, वो केवल मर्डर के अपराध में धारा 300 में 5 एक्सेप्शन लिखे गए हैं। वो 5 एक्सेप्शन केवल हत्या के अपराधों पे लागू होते हैं, जो आंशिक बचाव देते हैं, हत्या के लिए दायित्व को कम करके आपराधिक मानववध के लिए दोषी ठहराते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे मानहानि में 10 अपवाद हैं, वो केवल और केवल मानहानि के ही मामलों में लागू होते हैं। आईपीसी के किसी अन्य धाराओं के साथ या किसी विशेष या स्थानीय विधि पे वो लागू नहीं होते हैं, वो पूर्ण बचाव देते हैं। इसी साथ से आप देखेंगे सेक्शन 292 का क्लाज 2 का जो अपवाद है, वो अपवाद अश्लीलता कार्य करने पे बचाव देते हैं 292 के तहत। लेकिन जो जनरल एक्सेप्शन है, ये जनरल एक्सेप्शन पूरे आईपीसी में बचाव देता है जहां कहीं कोई बात इस धारा के अधीन आ रही हो। इतना ही नहीं, आईपीसी के अलावा भारत में जितनी भी स्पेशल एवं लोकल लॉज हैं, यानी स्पेशल एवं लोकल पैनल लॉज हैं, दांडिक विधियां जितनी हैं, उन पे भी ये एक्ट लागू होता है। जैसे SC/ST एक्ट हो गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, दहेज प्रतिशत अधिनियम हो गया, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम हो गया, NDPS एक्ट हो गया, जितने भी अधिनियम बने हुए हैं उन सब पे भी ये लागू
होता है। अब ये कैसे लागू होता है उसी पे दो धाराओं का मैं जिक्र करूँगा, धारा 6 और धारा 40 का पैरा 2। ठीक, धारा 6 कहती है आईपीसी की जितने भी परिभाषाएं हैं, जितने भी दंड उपबंध हैं, जितने भी दृष्टांत हैं, सब जनरल एक्सेप्शन के अधीन समझे जाएंगे, ये धारा 6 कहती है। इसके अलावा जनरल एक्सेप्शन जो है ये आईपीसी से भिन्न जितने भी स्पेशल एवं स्थानीय विधियां हैं जो दंड से जुड़ी हुई हैं उन पे भी लागू होता है, ये धारा 40 को धारा 2 कहती है। ठीक, तो इस तरह से आपने धारा 40 और धारा 6 को भी यहाँ पे देख लिया। और ये जनरल एक्सेप्शन जो लागू होता है, जनरल एक्सेप्शन का जो व्यक्ति लाभ लेना चाहता है साबित करने का भार उसी पे होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 105, ठीक है, 105 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 कहती है कि जो व्यक्ति जनरल एक्सेप्शन का लाभ लेना चाहता है साबित करने का भार उसी पे होगा। ठीक, अर्थात वही इसे पहले साबित करेगा कि उसने ऐसा कार्य जो किया है वो अध्याय 4 के अधीन आईपीसी में आता है, अतः उसका कार्य अपराध नहीं है। चलिए अब आप देखेंगे पूरा ये जो चैप्टर 4 है, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन, ये जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 में रखा गया है सेक्शन 76 to 106, 76 to 106, 6 से लेके 6 तक, 76 से 106 चैप्टर 4 है। याद रखिएगा, कई बार इस चैप्टर का नाम भी परीक्षा में पूछा गया है, सेक्शन भी पूछा गया है, कहाँ से कहाँ तक जनरल एक्सेप्शन का उल्लेख किया गया है। आइए, ये जनरल एक्सेप्शन कोई आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से ही है। ठीक है, आप ये रामचरितमानस में भी देखेंगे तो इसका उल्लेख वहाँ भी मिलेगा। जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड में अशोक वाटिका का उल्लेख किया गया है। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी जाते हैं तो उनको जो है वहाँ पे जब बंदी बनाए जाने के लिए उन पे आक्रमण किया जाता है तो वो अपने बचाव में, ठीक है, पेड़ पल्लव उखाड़ के लोगों पे फेंकते हैं और मारते हैं। तो अपने बचाव में ऐसा करते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि आपने वहाँ पे क्यों लोगों पे अत्याचार किया, लोगों को क्यों मारा, तो वो कहते हैं जेह में मारा तेह में मारा, यानी जिन लोगों ने मुझे मारा उन्हीं लोगों को मैंने मारा है, मैं कोई अपराध नहीं किया हूँ, अर्थात मैं अपने डिफेंस में काम कर रहा था। तो ये कहने का मतलब ये है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस कोई आज से नहीं, प्राचीन काल से है। दूसरी बात, ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्यों बनाया गया है, इसकी आवश्यकता है। ठीक है, ये आवश्यकता के आधार पर बनाया गया है, जरूरत थी। अगर इसको नहीं बनाया जाता तो फिर कानून लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता, अथॉरिटी बनाए जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, सब अपराध हो जाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं राइट टू प्राइवेट जनरल एक्सेप्शन को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया गया, धारा 76 से 95 तक, और दूसरा 96 से 106, 6 से 6। फिर देखिए यहाँ पे 6 से 6 मिल गया आपको, यहाँ पे भी 76 से 106 था, यानी 6 यहाँ पे भी निजी प्रतिरक्षा जो जिसको आरपीडी कहते हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, 6 से 6 लिखा, यानी 96 से 106 लिखा है, याद रखिएगा। अभी इसको मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस को अलग से समझाऊंगा। पहले इस धर के जो पार्ट्स हैं इसको समझा देता हूँ, इस पर जो मैक्सिम है वो बता दूंगा और मोटा मोटा आपको जो है धाराएं समझा दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण धारा है ये। सबसे पहले मैंने लिखा विधिक बाध्यता या विधिकता न्यायानुमत कार्य, यानी जब कोई व्यक्ति विधिक रूप से बाउंड है, यानी लोक सेवक के द्वारा किया गया कार्य भी अपराध नहीं है। 76 अगर जरा समझे, किसी लोक सेवक के कार्य को जो वो कर रहा है, जैसे पुलिस अधिकारी किसी को अरेस्ट करने जाता है, वारंट लेकर के अरेस्ट करने जाता है, ठीक है, और उसको अपराध बना दिया जाता, तो फिर वो अपने विधिक कर्तव्यों का निर्वहन ही नहीं कर पाता, इसलिए उसके कार्य को अपराध मुक्त घोषित किया गया 76 में। 79 में ध्यान दीजिएगा, 76 79 में मात्र अंतर सा इतना है कि 76 में जब विधिक बाध्यता में लोक सेवक के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसका कार्य अपराध नहीं है 76, और जब कोई कार्य विधिक बाध्यता में ना करके अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने में किया जाता है, जिसको विधि द्वारा न्यायानुमत कार्य कहते हैं, ठीक है, यानी जस्टिफाइड बाई लॉ, यानी ऐसा एक्ट जो जस्टिफाइड बाई लॉ हो, तो उससे बचाव 79 में मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया, वहाँ के लोगों ने दौड़ के उसे पकड़ लिया, तो उनका कार्य अपराध नहीं है, ठीक है, उनका कार्य अपराध नहीं है। तो कोई बाध्य नहीं थे, विधिक रूप से उनको कोई बाध्यता नहीं थी, कोई भी अपराध किया, कॉग्निजेबल हो नॉन कॉग्निजेबल कोई भी ऑफेंस हो, कहीं भी मारपीट हुआ, ठीक है, तो उन्होंने जो पकड़ लिया जा करके किसी व्यक्ति को भागने से रोक लिया, तो भागने नहीं दिया, ये उनका भी कार्य जस्टिफाइड बाई लॉ है, ठीक है, जस्टिफाइड बाई लॉ, ठीक है, यानी वो जो है क्या है,
जस्टिफाइड कार्य है, यानी विधि द्वारा न्यायानुमत कार्य, उनको भी बचाव मिलेगा। कहाँ? 79 में। और 76 में लोक सेवक को बचाव मिलता है, जब लोक सेवक अपने विवेक से विधिक बाध्यता में कार्य करता है या अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश पे काम करता है तो उसका कार्य अपराध नहीं है। हाँ, और दोनों को ही तथ्य की भूल में अगर सद्भाव में कोई कार्य करते हैं जिसमें दोनों समझते हैं कि वो विधिक रूप से बाध्य है। 76 में लोक सेवक समझता है कि विधि द्वारा वो कार्य करने के लिए बाउंड है, सद्भाव में कार्य करता है, जबकि ऐसा बाउंड नहीं था, तो तथ्य की भूल में उसके द्वारा किया गया कार्य भी अपराध मुक्त हो जाता है। जैसे एक पुलिस अधिकारी का को गिरफ्तार करने जाता है, गलती से खा को वो गिरफ्तार कर लाता है, तो भूल से खा को गिरफ्तार कर लेता है ये समझते हुए कि खा ने ही अपराध किया, ये भी अपराध नहीं है, और का को ही गिरफ्तार करके लाता है, उसने ही अपराध किया था तो भी अपराध नहीं है। तो इसी पे मैक्सिम निकल के आता है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षम्य है। ठीक है, यानी तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यानी विधिक भूल करेंगे तो कोई बचाव नहीं है, तथ्य की भूल में किसी दूसरे को गिरफ्तार कर लिए तो ये बचाव मिलता है लोक सेवक को 76 में। और अगर कोई अन्य व्यक्ति लोक सेवक से भिन्न व्यक्ति या लोक सेवक ही विधिक बाध्यता से भिन्न अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में कोई कार्य करता है जो जस्टिफाइड बाई लॉ है, विधि द्वारा न्यायानुमत कार्य है, तो वो भी अपराध नहीं है। और तथ्य की भूल में किसी को गिरफ्तार कर लिया, जैसे मुझे लगा कि किसी व्यक्ति ने यहाँ मारपीट किया है और वो भाग रहा है मार करके किसी को, या किसी का मोबाइल छीन के भाग रहा है, किसी को गाली दे के भाग रहा है, मैंने दौड़ के उसे पकड़ लिया, बाद में पता चला कि वो तो बचाने के लिए जो किसी को बुलाने जा रहा था, वो तो मारा ही नहीं था, मारा तो किसी और ने था, तो मैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर उसे गिरफ्तार कर लिया तो मेरा भी कार्य अपराध नहीं है। और जिसने मार के भागा अगर मैं उसी को गिरफ्तार कर लूँ तो भी अपराध नहीं है। ठीक, तो ये दोनों बचाव 79 में और 76 में, दोनों धाराओं पर ये मैक्सिम चलता है। ठीक है, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। दूसरा मैक्सिम है इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूसेट, अर्थात तथ्य की भूल क्षम्य है। ये दोनों पे मैक्सिम चलता है 76 79 पे। आप देखेंगे दोनों पे दृष्टांत आपको मिल जाएंगे, पढ़ लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद हम लोग चलते हैं 77 78 पे। 77 में जजों को बचाव मिलता है, मजिस्ट्रेटों को बचाव मिलता है, जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश या न्यायालय के द्वारा किया जाता है तो उनका भी कार्य अपराध नहीं है 77 में। जैसे जज साहब ने किसी को फांसी की सजा सुना दी तो ये कोई अपराध नहीं है, ये आप दुष्प्रेरण नहीं कह सकते हैं। जज साहब ने किसी को अरेस्ट वारंट जारी कर दिया तो सदोष अवरोध या प्रतिरोध के दुष्प्रेरण के लिए वो दोषी नहीं है। यानी जजों को जो बचाव मिलता है 77 में। 78 में जज के निर्णय के अनुसरण में, यानी न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में जो कार्य किया जाता है वो भी अपराध नहीं है। जैसे जल्लाद के द्वारा किसी को फांसी पे लटकाना, जल्लाद के द्वारा फांसी पे जानबूझ के ही लटकाया जाता है, मरने के लिए ही लटकाया जाता है, जब तक मर नहीं जाता तब तक उतारा भी नहीं जाता है, फिर भी वो अपराध नहीं है, वो हत्या नहीं है, वो मानववध है लेकिन आपराधिक मानववध या हत्या नहीं है। होमोसाइड तो है लेकिन उसका कार्य पूर्णतः बचाव है 78 में। अगर जरा समझिए ये धारा 78 नहीं लिखी गई होती तो जल्लाद को फिर फांसी पे लटकाया जाता क्योंकि उसने मर्डर किया एक तरह से। ठीक, उसके बाद धारा 80 पे जो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत है। ठीक है, एक्सीडेंट, दुर्घटना, दुर्घटना के नाम से यह धारा जानी जाती है। अच्छा, यहाँ पे 76 79 आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे केस भी मिल जाएंगे। आर बनाम प्रिंस, आर बनाम टॉल्सन का केस भी मिल जाएगा, सहराज बनाम डी रूटजन का भी केस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यानी जितने केस लगभग मेंसरिया पे हैं वो सब केस यहाँ तथ्य की भूल पे भी मिलते हैं 76 पे। 80 में दुर्घटना है, काफ़ी महत्वपूर्ण दृष्टांत है। अगर कोई का दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपराधिक आशय एवं ज्ञान के बिना विधिपूर्ण कार्य को करने में विधिपूर्ण रीत से समय सतर्कता एवं सावधानी के साथ करने में घटित हो जाता है तो वो कार्य अपराध नहीं है। ठीक है, इसी पे कुल्हाड़ी वाला दृष्टांत दिया गया है, बेरक से बिल्कुल देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत है। उसके बाद आ जाइए 80 81 पे मैक्सिम चलता है। ठीक है, क्यूड नेसेसिटीज नॉट हैबिट लीगम, क्यूड नेसेसिटीज नॉट हैबिट लीगम, विधि आवश्यकता विधि को नहीं मानती है, आवश्यकता विधि को नहीं मानती है। अर्थात 81 कहती है कि आवश्यकता पड़ने पे कानून को भी तोड़ा जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पे कानून को तोड़ना ही कानून है। ठीक है, ना तोड़ना अपराध हो जाएगा। तो आवश्यकता पड़ने पे ये कार्य किया जाता है। बड़ी अपहानि को कारित करने बचाने के लिए बड़ी अपहानि को बचाने के लिए छोटी अपहानियां कारित की जा सकती हैं। यद्यपि ये संभाव्य है कि उससे अपहानि होना तय है, फिर भी छोटी अपहानि कारित की जा सकती है। जैसे रेलवे ट्रेन जा रही है, ट्रेन ड्राइवर को प्रतीत होता है कि एकाएक पटरी पे 8-10 लोग आ गए हैं, लेकिन ट्रेन में जो है सवारी बैठी हुई है और यदि इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई तो ट्रेन पलट जाएगी, भारी संख्या में हताहत लोग हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में 2-4-10 लोगों को बचाने के लिए ट्रेन को स्लो नहीं करेगा बल्कि ट्रेन चढ़ा देगा। ठीक, भले वो 2-4-10 मर जाए क्योंकि एक बड़ी अपहानि होने की संभावना थी, उसको बचाने के लिए वो ट्रेन चढ़ा देगा। ठीक, इस पे बहुत सारे केस मिलेंगे आपको।
डंडले, ठीक है, आर ब्राम डंडले एंड स्टीफन का केस भी इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आवश्यकता के आधार पे, ठीक है, लोग एक बच्चे को मार के खा जाते हैं, भूख से सब तड़फ रहे होते हैं, नाव से सैर करने बाहर निकलते हैं, फिर हवा के झोंके में बहाव तेज होने के कारण काफ़ी दूर निकल जाते हैं, जहाँ उनके पास से खाद्य सामग्री खत्म हो जाती है, और फिर लास्ट टाइम पे अब ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब भूखे मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में उनमें 4 लोगों में एक बच्चा होता है जिसको बच्चे को मार के खा जाते हैं। उन्हें आवश्यकता के आधार पर बचाव नहीं मिला था, ठीक है, लेकिन आवश्यकता के आधार पे बचाव, जैसे एक नाव डूब रही हो और नाव डूब रही है, लगता है कि अगर उसमें से वजन कम नहीं किया गया तो नाव डूब जाएगी, पूरी सवारी मर जाएगी। कोई सामान रखा हुआ तो सामान वजन ज़्यादा होने की वजह से कुछ सामान को नदी में फेंका जा सकता है और नाव को डूबने से बचा जा सकता है। सामान फेंकना रिश्ती का अपराध नहीं है, क्योंकि वहाँ एक बड़ी अपहानी को बचाने के लिए छोटी अपहानी की जा रही है। इसी तरह से अगर सामान ना रखा हो, व्यक्ति ही हो, तो किसी बूढ़ बुजुर्ग को या बच्चे को भी फेंका जा सकता है, अन्यथा नहीं फेंका जाएगा, पूरी नाव डूब जाएगी और सबके सब मर जाएंगे। तो किसी एक को फेंक करके शेष लोगों को बचाया जा सकता है। इसी तरह से आप देखिए, गाँव में या कहीं भी शहरों में आग लग जाती है तो पूरी आग को आगे फैलने से रोकने के लिए छोटे मकान या छोटी फसल वगैरह आगे थोड़ा सा गिरा दिया जाता है, काट दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, जिससे आग वहीं पे जो है जाके बंद हो जाए, आगे ना बढ़ पाए। ये आवश्यकता के आधार पे बचाव मिलता है। ये धारा 81 मैक्सिम याद रखिएगा, क्यूर नेसेसिटी नॉट हैबिट लिगम, बहुत महत्वपूर्ण धारा है 81। इस पर दृष्टांत भी लिखा हुआ है, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद, ठीक है, इस पे और कई सारे केस मिलेंगे आपको। धनियादाजी का केस मिलेगा, ठीक है, रूमल दयाल का केस मिलेगा, विशंभर दयाल का केस मिलेगा, धनियादाजी का केस मिलेगा, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण केस हैं, आप यहाँ से बुक से देख सकते हैं। उसके बाद अक्षमता, 82 से 86 में अक्षमता की बात की गई। अक्षम व्यक्तियों का भी कार्य अपराध नहीं होता। यहाँ अक्षमता को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है, अक्षमता को 3 भाग में बांटा गया है, 82 से 83 और 84 एवं 85 से 86, ठीक है। ये अक्षमता को 3 भागों में रखा गया। इसको बालकपन कहते हैं, ये पागलपन है, ये मतपन है। बालकपन, पागलपन, मतपन, 3 लोगों को मानसिक रूप से अक्षम माना जाता है। जो बालक होते हैं, इनके दिमाग की बत्ती अभी जलती ही नहीं है। 84 में दिमाग की बत्ती कभी जली ही नहीं, 85-86 में बत्ती जली थी लेकिन बुझा देते हैं लोग, नशे में होकर के अपने ज्ञान रूपी बत्ती को बुझा देते हैं। तो 82 से 83, 84, 85 से 86, यानी 82 से 83 बालकपन की बात की गई है, 84 पागलपन की बात करती है, 85 से 86 मतपन की बात करती है। अब 82 से 83 में, 82 में आप देखेंगे 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं, पूर्ण बचाव होता है। किस बच्चे का कार्य? 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसी को डॉली इनकैपेक्स कहते हैं, यानी अक्षम व्यक्ति, ठीक है, अपराध करने में अक्षम व्यक्ति, डॉली इनकैपेक्स। उसके बाद 83 है, इसमें 2 शर्तें साबित करनी पड़ती है। पहली एज की, उसकी कोई ऐसा शिशु जिसकी उम्र 7 वर्ष से ऊपर है किंतु 12 वर्ष से कम है, और इस कम उम्र के कारण ही अपने कार्य की प्रकृति या परिणाम को जानने में असमर्थ है, अतः उसका कार्य अपराध नहीं होता है। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि वो अपने कार्य प्रकृति या परिणाम को जान रहा था, भले उसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, तो वो अपराधी हो जाएगा। इसी पे उल्ला महापात्र का केस है, जिसमें एक मैक्सिम है कि विदोषता उम्र की परिपूर्ति करती है। तो यह है धारा 83। 84 पागलपन की बात करती है। अगर कोई व्यक्ति पागल है तो उसका कार्य अपराध नहीं है, लेकिन पागल कैसा? लीगल पागलपन, मेडिकल पागलपन नहीं। ध्यान रखिएगा, मैग्नाटन का केस इसी पे है, बहुत महत्वपूर्ण केस, जिसमें कोर्ट ने लीगल पागलपन और मेडिकल पागलपन में डिफरेंस बताया। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है मैग्नाटन का, जिसमें 15 जजों की बेंच बैठी थी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लीगल पागलपन में मेडिकल पागलपन में अंतर किया गया, और कोर्ट ने कहा कि धारा 84 में जो पागलपन की बात की गई है वो लीगल पागलपन की बात की गई, मेडिकल पागलपन की बात नहीं की गई है। धारा 84 में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति पागल है, नहीं अपने पागलपन के कारण अपने कार्य की प्रकृति या परिणाम को, या कि वो विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, तो उसका कार्य भी अपराध नहीं है। इसी पे कई सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जैसे डरहम का सिद्धांत, विकसित भ्रांति का सिद्धांत, आत्मयुग्मन का सिद्धांत, ठीक है, तो वाइल्ड बीस्ट टेस्ट का सिद्धांत, ये सब धारा 84 पे है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाइए मतपन। मतपन का मतलब टॉक्सिकेशन। अगर कोई व्यक्ति मतता की हालत में है, नशे में है, तो धारा 85 या 86 में बचाव मिलता है। लेकिन 85 या 86 में जो बचाव मिलता है, 85 में अनैच्छिक मतता की बात की गई है, 86 में स्वैच्छिक मतता। यानी जब हमें कोई व्यक्ति जबरदस्ती, धमकी या बल से या भूल से नशे में कर देता है, पिला के या खिला के या इंजेक्शन लगा के किसी भी तरह से, और मैं नशे में हो गया हूँ, तो ऐसी स्थिति में मुझे बचाव 85 में मिलेगा। और जब मैं खुद ही अपने दिमाग को बंद करता हूँ, खुद ही नशा करता हूँ स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, तो धारा 86 में आता है।
तो अनैच्छिक मतदाता का बचाव 85 में अनैच्छिक मतदाता के कारण अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया, कोई भी कार्य किया, तो वो अपराध नहीं माना जाता है, पूर्ण बचाव है। लेकिन स्वैच्छिक मतदाता में आंशिक बचाव दिया जाता है। आंशिक बचाव का मतलब ऐसा है कि ऐसे अपराध जिनके गठन के लिए ज्ञान ही पर्याप्त है, यानी जिन अपराधों का गठन ज्ञान के आधार पर हो जाता है उसमें स्वैच्छिक मतदाता का कोई बचाव नहीं मिलता है। जिन अपराधों के गठन के लिए मेंसरिया एक अनिवार्य तत्व यानी आशय जरूर होना चाहिए, उस अपराध में स्वैच्छिक मतदाता का भी बचाव मिलता है। जैसे प्रथम प्रकार का हत्या, दूसरे प्रकार का हत्या, तीसरे प्रकार का हत्या, पहले प्रकार का आपराधिक मानववध, दूसरे प्रकार का आपराधिक मानववध, ठीक है, स्वैच्छिक मतदाता के आधार पर भी बचाव मिलता है। लेकिन तीसरे प्रकार का आपराधिक मानववध, चौथे प्रकार का हत्या में स्वैच्छिक मतदाता का कोई बचाव नहीं मिलता है, ठीक है। इसी तरह से उपहत्या, घोर उपहत्या, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, आपराधिक बल, रिष्टि, इन अपराधों में स्वैच्छिक मतदाता का कोई बचाव नहीं मिलता है। लेकिन चोरी के अपराध में स्वैच्छिक मतदाता का बचाव भी मिलता है, क्योंकि उसमें बेईमानीपूर्ण आशय का होना जरूरी है। अब इसी 86 पे ही दो महत्वपूर्ण केस हैं। वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का केस है और एक है डीपीपी बीएड का केस, ठीक है। तो डीपीपी बीएड का केस काफ़ी महत्वपूर्ण है और वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का केस इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आपने देखा अक्षमता के आधार पर भी किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। उसके बाद 87 से लेकर के 92, ठीक है, 87 से 92 में सहमति या सहमति के ना होने की बात की गई है। मैं एक एक करके धारा का उल्लेख करता हूं। सबसे पहले 87 में कहा गया सहमति के आधार पर अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन कार्य फायदे में या सद्भाव से नहीं किया जाता है। 87 में ये ध्यान रखिएगा। 87 में जिस व्यक्ति के सहमति से कार्य किया जाता है उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 18 से कम नहीं। और सहमति से जो कार्य किया जाता है वो मृत्यु या घोरोपाधि कारित करने का ना तो आशय हो ना ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। उसके बाद यानी मृत्यु या घोरोपाधि कार्य करने के आशय एवं संभाव्यता के ज्ञान के बिना यदि सहमति से कोई भी कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं है, बशर्ते सहमति देने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। 18 नहीं, 18 से अधिक होना चाहिए। इसी पे एक मैक्सिम है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, यानी सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं है। ये है धारा 87। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मृत्यु भी हो जाए, उपहत्या भी हो जाए, घोर उपहत्या भी हो जाए तो भी बचाव मिल जाता है, बशर्ते वो कार्य मृत्यु या घोर उपहत्या कारित करने का ना तो आशय रहा हो ना तो उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। जैसे खिलाड़ी खेल के मैदान पे बॉल फेंकता है, अगर किसी खिलाड़ी या बॉलर को, बैट्समैन को बॉल लग जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो धारा 87 में बचाव मिलता है। मर्डर या आपराधिक मानवबल, उपहत्या या घोर उपहत्या कोई अपराध नहीं माना जाता है, ठीक है। दर्शक बैठे हुए हैं खेल मैदान में, ठीक है, देखने के लिए, कोई बॉल उन पर जाके गिर जाती है, चोट लग जाती है, कोई अपराध नहीं है। धारा 87 में बचाव मिलेगा, उन्होंने अपनी सहमति दे रखी है। तो धारा 87। लेकिन धारा 88, 89 में सहमति से कार्य किया जाता है और कार्य सद्भाव में होता है, कार्य फायदे में होता है। तीन चीज़ें ध्यान रखिए, 88, 89। 88 और 89 में भी सहमति के आधार पर कार्य किया जाता है, लेकिन यहाँ कार्य उस व्यक्ति के फायदे के लिए होता है और फायदा केवल धन संबंधी नहीं होना चाहिए, भौतिक फायदा भी होना चाहिए, आध्यात्मिक फायदा का उल्लेख नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। तो धारा 87, वो 88 और 89 में फायदे में कार्य, जब कोई व्यक्ति 12 वर्ष से ऊपर की उम्र का है, 12 वर्ष से उससे ऊपर की उम्र का है और उसके फायदे के लिए उसकी सहमति से कार्य किया जाता है तो ये अपराध नहीं है, धारा 88। और जब कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु का है, यानी माइनर है या पागल है या मतता की हालत में है, तो उसे गार्जियन के द्वारा या गार्जियन की सहमति से किया गया कार्य भी अपराध नहीं है, धारा 89 में, ठीक है। जैसे माता पिता के द्वारा अपने बच्चों को गलत करने पे मारना पीटना समझाना, ठीक है। स्कूल में जो है स्कूल में अध्यापकों के द्वारा बच्चों को गलत कार्य करने पर उनको समझाने के लिए, उनके भलाई के लिए उनको मारना या डांटना, ये सब अपराध नहीं है। डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन लगाना, ठीक है, ऑपरेशन करना, ये सब अपराध नहीं, क्योंकि ये कार्य उनकी सहमति से उनके फायदे के लिए सद्भाव में किया जाता है। हाँ, अंतर यह है कि अगर वो व्यक्ति जिसके फायदे के लिए कार्य किया जा रहा है, अगर 12 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का है और उसकी सहमति से कार्य किया जा रहा है तो 88 में बचाव मिलेगा। और अगर 12 वर्ष से कम है या अक्षम है, उससे गार्जियन के द्वारा कार्य या गार्जियन की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है तो उन्हें बचाव 89 में मिलेगा। बिल्कुल समझ में आ गया। 88 और 89। 88 में भी सहमति से कार्य फायदे के लिए सद्भाव में किया जाता है, 89 में भी कार्य फायदे के लिए सहमति से सद्भाव में किया जाता है। लेकिन और 89 में जो कार्य किया जाता है वो अक्षम व्यक्ति होते हैं, वहाँ पे उनके गार्जियन के द्वारा कार्य होता है या गार्जियन की सहमति से कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, कोई जो है ट्रेनर हो, इन लोगों के द्वारा कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं है। और 88 में भी इन्हीं लोगों के द्वारा कार्य किया जाना भी अपराध नहीं माना जाता, बशर्ते कार्य सहमति से सद्भाव में और फायदे के लिए होना
चाहिए। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी क्रैश कोर्स पे चाहे एपीओ हो, पीसीएस जे हो, ठीक है, चाहे इस समय की वैकेंसी हो 44 से आने वाली 75 हो या उसके बाद की कोई भी वैकेंसी हो, ठीक है, सभी के लिए बिल्कुल क्रैश कोर्स में आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा, चाहे अध्याय 4 हो, अध्याय 16 हो, 17 हो, जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सब अपलोड किया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। यदि समझ में आता है तो बिल्कुल आप लोग देखते रहते हो, लेकिन कोई लाइक शेयर कमेंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? भूल जाते हो क्या? आप सबसे पहले कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो वीडियो को, फिर देखते रहो। ठीक है, उसके बाद हाँ, कोई बात नहीं समझ में आती है तुरंत कमेंट करके बताइए, सर ये बात समझ में नहीं है, इसको दोबारा बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बताया जाएगा, नो डाउट। ठीक है, और आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी क्लास ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, क्रैश कोर्स हो, या मेंस के लिए जो है आंसर राइटिंग हो। आइए फिर 89 तो 87 आपने 88 समझ लिया, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भाव में किया गया कार्य अपराध नहीं है। 89 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भाव में किया गया कार्य अपराध नहीं है, लेकिन अंतर है कि वहाँ अक्षम लोग होते हैं तो उनके गार्जियन के द्वारा कार्य हो या गार्जियन की सहमति से किसी और के द्वारा कार्य हो। यहाँ सहमति अभिव्यक्त भी हो सकती है, विवक्षित भी हो सकती है, लिखित में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये 87 और वो 88 और 89 आपने देख लिया। लेकिन जब चाहे अक्षम व्यक्ति हो चाहे सक्षम व्यक्ति हो, यानी चाहे वो 12 वर्ष से ऊपर का हो या कम का हो, माइनर हो, पागल, उससे मतलब नहीं है। अगर सहमति लेना संभव नहीं हो, तुरंत उसके फायदे के लिए सद्भाव में कार्य किया जाना जरूरी हो, तो बचाव कार्य करने वाले व्यक्ति को धारा 92 में मिलता है। किस धारा में? धारा 92 में मिलता है। धारा 92 में भी 4 दृष्टांत हैं। ठीक है, जैसे एक दृष्टांत है कि एक बड़े भवन पे ऊपर आग लग जाती है, वहाँ ऐसी संभावना है कि बच्चे सब जल के मर जाएंगे, ऊपर बच्चे हैं। ठीक है, तो बच्चों को बचाने के लिए नीचे कुछ लोग कंबल तान लेते हैं और ऊपर से बच्चे को फेंका जाता है। अगर बच्चे को ऊपर से फेंकने में गलती से कोई बच्चा बाहर भी गिर जाए या चोटिल हो जाए या मर जाए तो भी अपराध नहीं, क्योंकि बच्चे के जीवन को बचाने के लिए सद्भाव में ये कार्य किया जाना जरूरी था, अन्यथा सबके सब जल के मर जाते। तो ये धारा 92 है। ठीक है, इसी में कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, बेहोश हो जाता है, घोड़े से गिर के बेहोश हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गया, तो डॉक्टर को लगता है कि तुरंत इसका ऑपरेशन करना जरूरी है। यदि इसके घर के लोगों की सहमति मांगी जाएगी तो सहमति जब तक ली जाएगी तब तक तो मर जाएगा, तो बिना सहमति के ऑपरेशन कर दिया गया। अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट की मृत्यु हो जाए तो डॉक्टर का कार्य अपराध नहीं है। धारा कहाँ बचाव मिलेगा? 92 में बचाव मिलेगा। इसी में बाघ का दृष्टांत है कि एक बच्चे को, एक शिशु को बाघ उठा ले जाता है, एक व्यक्ति जो देख रहा होता है वो उस बच्चे के जीवन को बचाने के लिए बाघ पे तुरंत गोली चलाता है, लेकिन उसको पता है गोली चलाने से बच्चे को भी वो गोली लग सकती है और घर लोगों की सहमति लेना संभव नहीं। अगर घर वालों से पूछने जाएंगे तो तब तक बच्चे को बाघ लेके चला जाएगा, खा लेगा। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति बाघ पर गोली चलाता है और गोली बाघ को न लगकर बच्चे को लग जाती है, तो भी उसका कार्य अपराध नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे के जीवन को बचाने के लिए सद्भाव में उसने कार्य किया था और सहमति लेना संभव नहीं था। ठीक, हाँ, लेकिन कोई भी कार्य फायदे में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें उसको जो सद्भाव उसके फायदे के लिए कार्य ना हो, उसकी मृत्यु कैद करने के आशय से अगर कार्य करते हो तो ये सद्भाव में कार्य नहीं है। ठीक, तो धारा 88, धारा 89 और धारा 92 आपने देख लिया। उसके बाद धारा 90 में सहमति की डिफिनेशन बताई गई, बहुत महत्वपूर्ण धारा है 90। सहमति अगर पूछा तो सहमति शब्द का उल्लेख कहाँ है या सहमति का मीनिंग कहाँ है, सहमति का अर्थ कहाँ है, तो धारा 90। सहमति से कार्य किया गया बचाव कहाँ मिलेगा? धारा 87। सहमति से कार्य फायदे में किया गया तो कहाँ बचाव मिलेगा? 88 या 89। सहमति के अभाव में व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य किया गया सद्भाव में तो धारा 92 में बचाव मिलेगा। 90 में सहमति के 3 पैरामीटर बताएंगे। किसी व्यक्ति की सहमति कब सहमति मानी जाती है? पहला कहा गया है कि यदि वह व्यक्ति तथ्य के भ्रम में या क्षति के भय से सहमति नहीं देता है तो उसकी सहमति मानी जाएगी। बढ़ सकते वो तथ्य के भय में है, वो क्षति के भय में है, तथ्य के भ्रम में है, या अगले व्यक्ति को पता ना हो। अगर अगले व्यक्ति को ये पता है कि तथ्य के भय में है या क्षति के भ्रम में है तो उसकी सहमति नहीं मानी जाती। लेकिन अगर अगले व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को ये पता नहीं है कि वो तथ्य के भय या भ्रम में है तो भी सहमति मान ली जाती है। ठीक है, दूसरा बताया गया है यदि वो अक्षम व्यक्ति है, ठीक है, यानी मत व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, तो उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। तीसरा लिखा है यदि उसकी उम्र 12 वर्ष से कम आयु की है तो भी उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी, अर्थात 12 वर्ष या उससे ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए तब सहमति मानी जाएगी। यह है धारा 90। ठीक है, उसके बाद इसी में धारा 91 मैंने डाल दिया है। 91 में कहा गया है कि कोई ऐसा कार्य जिसमें सहमति का कोई मतलब ही ना हो, सहमति होने पर भी वो कार्य स्वतः अपराध हो तो वहाँ सहमति के आधार पर भी किया गया कार्य अपराध माना जाता है। इसी पे किसी महिला का गर्भपात कैद करना है, उसकी सहमति से भी गर्भपात कैद करना अपराध बनाया गया है। धारा 312 भी इसके साथ आप याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद धारा, ये तो हो गया धारा 91। 92 भी आपने देख लिया, 90 भी देख लिया। तो 88, 89 में सहमति से कार्य सद्भाव में फायदे के लिए किया जाता है, लेकिन 92 में कार्य सद्भाव में फायदे के लिए तो होता है लेकिन सहमति का अभाव होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद धारा 93 में लिखा हुआ है संसूचना। जब किसी व्यक्ति को
उसके फायदे के लिए कोई संसूचना सद्भाव में दी जाती है तो ये अपराध नहीं है। भले उसको कोई हार्ट अटैक हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, कोई बीमारी से ग्रसित हो जाए, कोई शॉक लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे किसी पेशेंट की मृत्यु हॉस्पिटल में हो जाती है, हॉस्पिटल की तरफ से उस व्यक्ति को या उसके परिजन को जानकारी दी जाती है सद्भाव में, तो और उससे अगर घर वालों को कोई शॉक लग जाए, कोई बीमार हो जाए, ठीक है, या किसी का जो है मृत्यु हार्ट अटैक हो जाए तो ये अपराध नहीं है। या कहीं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, गांव का कोई व्यक्ति, किसी को पता चला, कहीं से फ़ोन आया, भाई ऐसे ऐसे हादसा हो गया है, ठीक है, अगर ये सूचना सद्भाव में उसके फायदे के लिए दिया जाता है तो ये अपराध नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सूचना इसीलिए दी गई थी कि उनको हार्ट अटैक पड़ जाए तो ये अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो सहमति से सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना भी अपराध नहीं। उसके बाद 94 पे एक मैक्सिम चलता है, ठीक है, कि एक्टस में इनविसियो फैक्टस नॉन इस्ट मेंस एक्टस, यानी मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। एक्टस में इनविसियो फैक्टस नॉन इस्ट मेंस एक्टस, ये मैक्सिम इस पर काम करता है, ध्यान रखिएगा। 94 में इसमें क्या है, दो अपवाद हैं इसके 94 के। सबसे पहले लिखा हुआ है कि मृत्यु दंड से दंडनीय, यानी हत्या का अपराध और मृत्यु दंड से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया गया है तो इसमें कोई बचाव नहीं मिलेगा। ये दो एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, हत्या और मृत्यु दंड से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया जाता है तो इसमें कोई बचाव नहीं मिलेगा। क्या इसमें बचाव है कि जब किसी व्यक्ति को तत्काल मृत्यु कारित करने के भय में डाल दिया जाए, तत्काल मृत्यु कारित करने के भय में डाल दिया गया हो और उससे कोई अपराध कराया जाए, तत्काल मृत्यु के भय में डालकर किसी व्यक्ति को उससे कोई अपराध कराया जाए तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाता, बशर्ते वो कार्य हत्या ना हो और राज्य के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध ना हो जिसके लिए सजा मृत्युदंड है, ठीक। यानी फिर से समझिए, जैसे मुझे तत्काल मृत्यु के भय में डाल दिया कुछ लोगों ने या किसी ने, तत्काल मृत्यु, आपको तुरंत मार दिया जाएगा, तुरंत गोली मार दिया जाएगा, गला रेत दिया जाएगा, नहीं तो आप इस महिला के साथ रेप करो, नहीं तो आप इस व्यक्ति की जो है घर का ताला तोड़ दो, इसका घर जला दो, इसका हाथ पैर तोड़ दो, तो अगर मैं ऐसा कोई भी अपराध करता हूं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते मुझसे हत्या न करवाया जा रहा हो किसी का, या राज्य के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध न करवाया जा रहा हो जिसके लिए सजा मृत्युदंड हो। अगर ऐसा अपराध मुझसे करवाया जाता है तो मैं अपने को बलिदान कर दूंगा, लेकिन वो अपराध मैं नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा तो मुझे कोई बचाव नहीं मिलेगा। लेकिन हत्या के अपराध से भिन्न कोई भी अपराध या राज्य के विरुद्ध मृत्युदंड से दंडनीय अपराध से भिन्न कोई भी अपराध यदि मैं कर भी देता हूं, कब, जब मुझे मृत्युदंड से दंडनीय यानी तत्काल मृत्यु कारित करने के भय के अधीन डाल दिया गया हो, तो मैं ऐसा कोई भी अपराध कर दूं तो वो अपराध नहीं है। लेकिन उस धमकी के अधीन, जो धमकी मुझे दी गई तत्काल मृत्यु की, उसमें मैं स्वेच्छा से शामिल ना हूं, मेरा कोई गलती ना हो, ठीक। जैसे एक लोहार को डाकुओं की टोली उठा ले जाती है और उसे ले जाकर किसी घर का ताला तोड़वाती है, नहीं तो कहते हैं आपको ही तोड़ देंगे, आपको मार देंगे, जान से मार देंगे, ठीक है, हाथ पैर तोड़ देंगे नहीं, जान से मार देंगे, और तब डाकू लोहार के द्वारा घर का ताला तोड़ा जाना अपराध नहीं है। लेकिन मृत्यु से कम अपहानि है, थप्पड़ मारने के लिए कहा जाता है, तुमको थप्पड़ मारा जाएगा, हाथ पे तोड़ दिया जाएगा, नहीं तो ये अपराध करो, तब वो अपराध नहीं करना है। अगर करोगे तो अपराधी हो जाओगे। आप 2-4 थप्पड़ सह लो, ठीक है, 2-4 थप्पड़ सह लो वहाँ पे, नहीं तो अपराधी बन जाओगे। जब मृत्यु या दंड से दंडनीय अपराध कोई राज्य के विरुद्ध हो या हत्या का अपराध हो, इन दो अपराधों को छोड़ के आप कोई भी अपराध कर सकते हो। कब, जब आपके तत्काल मृत्यु कारित करने का भय दे दिया गया हो, इससे कम का भय ना हो, और आप उस जो भय के अधीन आए, उस धमकी में जो पड़ गए, उसमें आपका कोई भी दोष डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा कोई बचाव 94 का नहीं मिलेगा। उसके बाद 95, इस पे मैक्सिमम है डी मिनिमस नॉन क्यूरेटल एक्स, विधि तुच्छ कार्यों को ध्यान नहीं देती है। डी मिनिमस नॉन क्यूरेटल एक्स, विधि तुच्छ कार्यों को ध्यान नहीं देती है, धारा 96, ठीक है। इसी को स्लाइट हॉर्न कहते हैं, तुच्छ कार्य। और तुच्छ कार्य का पैरामीटर बताया गया कि कोई भी मामूली समझ या ज्ञान वाला व्यक्ति जब ऐसे कार्य की शिकायत ना करे, जैसे किसी को चिंगूटी काट लिया आपने, ठीक है, आपने किसी को चिंगूटी काट लिया, तो क्या वो शिकायत करने जाएगा, ठीक है। आप कोई व्यक्ति कुछ खा रहा था, छीन के आपने भी खा लिया उसमें से, तो ये सब तुच्छ कार्य में चला जाएगा, ठीक है। आप बसों में कहीं पर धक्का मुक्की हो गई, तो धक्का मुक्की हो गई, किसी के ऊपर गिर गए, हाथ पैर को चल गया, तो ये सब तुच्छ कार्य में जाता है, ठीक है। यहाँ पे विधि ध्यान नहीं देती है, अर्थात उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। 95, ये भी पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण धारा है। डी मिनिमस नॉन क्यूरेटल एक्स, विधि तुच्छ कार्यों पे ध्यान नहीं देती। कौन सी धारा है? 95, ठीक है। जो ऐसे अपराध जो बहुत छोटे छोटे किस्म के हैं तो अपराध, लेकिन चोरी है तो चोरी है। किसी की सहमति से टॉफी निकाल के आप खा लिए उसकी जेब में से,
रखे हो तो अपने बॉक्स में निकाल के खा लिए, किसी टिफिन में से रोटी निकाल के खा लिए, हाँ तो ट्रेनिंग कोई शिकायत करने जाएगा क्या? नहीं करने जाएगा। तो वही है धारा 95, ठीक है। एक बच्चे को टॉफ़ी खा रहा था, आपने एक थप्पड़ दिखा करके, ठीक है, उसी टॉफ़ी छीन के आधा खा लिया आप भी, तो है तो ये डकैत, लूट है, लूट का अपराध है। लेकिन क्या कोई शिकायत होगी इसकी? नहीं शिकायत होगी, तो कोई अपराध नहीं है। ये है 95। तो इस तरह से आपने इधर के जनरल एक्सेप्शन को देखा। अब हम लोग चलते हैं निजी प्रतिरक्षा का देखा। निजी प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि कुछ दशाओं में जब राज्य को लगता है कि हम किसी व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते, उसके खिलाफ वो अपराध हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में राज्य ने हमें ये छूट दिया कि आप खुद अपने जीवन यानी अपने शरीर एवं संपत्ति की तथा दूसरे के शरीर एवं संपत्ति की भी रक्षा खुद कर सकते हो। यानी जिन दशाओं में हमें लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करना संभव ना हो और मुझे लगे कि कोई अपराध हो जाएगा मेरे प्रति या किसी दूसरे के प्रति, मेरे शरीर या संपत्ति की या दूसरे के शरीर या संपत्ति पे, तो मैं खुद राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उस अपराध को होने से रोकने के लिए पूरा प्रयास करने की छूट मुझे दिया गया है। और मैं यदि उस अपराध को होने से रोकने के लिए कोई भी कार्य करता हूं तो वो कार्य अपराध नहीं है। यही है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ठीक, फिर से समझिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति की जिम्मेदारी का भार राज्य पे होता है कि हर व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति की वो सुरक्षा करें। लेकिन राज्य को जब लगता है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की सुरक्षा हम इन दशाओं में करने में असमर्थ हैं, तो उन दशाओं में विधि या राज्य हमें ये छूट दे देती है कि खुद आप अपने शरीर या संपत्ति की या दूसरे के शरीर या संपत्ति की प्रतिरक्षा कर सकते हो। और उस प्रतिरक्षा में जो आप बल का प्रयोग करोगे, जो कार्य करोगे, मैं उसे अपराध नहीं मानूंगा। तो यही है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, जिसको आरपीडी कहते हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किया गया कार्य अपराध नहीं है। 96 धारा 96 ही हमें बचाव देती है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, ध्यान रखिएगा। शेष धाराएं राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे लिखित तो हैं, लेकिन उनके विस्तार पे, उनके एक्सप्लेनेशन पे, निर्बंधन पे, राइट टू प्राइवेट डिफेंस के प्रारंभ होने पे, समापन पे, बने रहने तक की बात करती हैं, लेकिन राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात नहीं करती हैं। यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किया गया कार्य अपराध मुक्त है। ये बचाव हमें देने वाली मात्र एक धारा है 96। अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति मुझ पर गोली मार देगा और मैं उससे बचने के लिए अगले को गोली मार देता हूँ, मृत्यु कायद कर देता हूँ, तो मुझे बचाव कौन सी धारा देगी? 96 देगी, 100 नहीं देगी। ध्यान दीजिए, कभी 100 नहीं देती। 100 वो दशा बताती है कि इन दशाओं में आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु कारित कर सकते हो। वो दशाएं बताती है, वो समय बताती है, लेकिन छूट नहीं देती है। छूट हमें यही देती है, बचाव 96 देती है। ठीक, तो 96 आपने समझ लिया। अब देखिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो हमें 96 देती है, इसी का विस्तार 97 में, एक्सप्लेनेशन 98, निर्बंधन 99 में, रिस्ट्रिक्शन और मृत्यु कायद करने का अधिकार हमें कब है? धारा 100 103 में बताया गया है। मृत्यु से भिन्न अपहरण कायद करने का अधिकार, ठीक है, धारा 101 और 104 में बताया गया है। और निजी प्रतिरक्षा का प्रारंभ होना, बने रहना एवं समाप्त होना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रारंभ होता है, कब तक बना रहता है, कब समाप्त होता है, धारा 102 और 105 में बताया गया है। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। फिर देखिए निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कहाँ दिया गया है? 96 में। इसका विस्तार कहाँ है? 97 में। इस पे एक्सप्लेनेशन कहाँ है? 98। एक तरह से इसी 96 का एक्सप्लेनेशन है 98। फिर इस पे रिस्ट्रिक्शन है 96 पे, रिस्ट्रिक्शन है 99। फिर 96 में जो हमें राइट है कि हम निजी प्रतिरक्षा में जो कार्य करेंगे वो अपराध नहीं है, उसमें कितना कार्य कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या सीमा होगी, तो 100 में कहा गया है। और 103 में कहा गया है कि शरीर की दशा में 100 और संपत्ति की दशा में 103 में कि हम मृत्यु भी कारित कर सकते हैं, 100 और 103। उसके बाद मृत्यु से भिन्न अपहरण कब कर सकते हैं? 101 104 में बताया गया है। और राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब प्रारंभ होता है, कब तक बना रहता है और कब ये समाप्त हो जाता है? 102 105 में बताया गया है। और एक धारा यहाँ मैंने नहीं लिखा है चार्ट में, वो है 106। ठीक है, अभी उसको मैं अलग से बता दूंगा। तो 96 आप समझ गए। 97 में क्या लिखा हुआ है? विस्तार। विस्तार बताया गया है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। इसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति अपने शरीर एवं संपत्ति की तथा दूसरे के भी शरीर एवं संपत्ति की राइट टू प्राइवेट डिफेंस में बचाव कर सकता है और वो अपराध नहीं है। शरीर के विरुद्ध होने वाला कोई भी अपराध और संपत्ति के विरुद्ध होने वाले चोरी, लूट, रिष्टि एवं आपराधिक अत्याचार के अपराध में, चोरी, लूट, रिष्टि एवं आपराधिक अत्याचार के अपराध में हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं, चाहे वो संपत्ति हमारी हो या किसी दूसरे की हो, या इसके प्रयास भी किया जा रहा है तो उस दशा में भी हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। सेक्शन 97। अपने भी शरीर संपत्ति की, दूसरे की भी शरीर संपत्ति की प्रतिरक्षा हम कर सकते हैं जब कोई भी अपराध उस पर संभावना हो जाए, कोई अपराध हो जाएगा। ठीक। एक्सप्लेनेशन 98 में कहा गया अक्षम व्यक्ति, अगर कोई पागल, असमर्थ, मत व्यक्ति तथ्य के भ्रम में हम पे
गोली चला रहा हो, हमें मारने जा रहा हो, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमें उसके प्रति भी होता है। कोई बालक गला रेतने जा रहा हो तो क्या हम रेतवा लेंगे गला, पीट डालेंगे उसको, ठीक है, नहीं उसको पीटेंगे, अपने को बचाने के लिए उसको मार सकते हैं। ठीक, कोई पागल दौड़ा लिया मारने के तो पागल को तो भी 2 लाठियाँ मार सकते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा पागल हमको मारना तो हम खड़े होकर पीट जाएंगे, लो पीट दो साहब, ठीक है, नहीं। या कोई तथ्य के भ्रम में मारने जा रहा हो तो भी उसके खिलाफ भी, इस पे आप देखेंगे 2 दृष्टांत आपको मिल जाएंगे 98 पे, बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। उसके बाद निर्बंधन, 99 में निर्बंधन है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे निर्बंधन है, और 4 निर्बंधन है, ध्यान देखिए 4 प्रतिबंध है। पहला लिखा हुआ है, लोक सेवक के द्वारा जब कोई कार्य किया जा रहा हो तो वो लोक सेवक के द्वारा, लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध भी हमें आरपीडी नहीं होता है, बशर्ते उसके कार्य से मृत्यु या घोर उपाहति कारित होने की आशंका ना हो। ठीक है, मृत्यु या घोर उपाहति की आशंका ना हो और वो तथ्य के भ्रम में ना कार्य कर रहा हो। यानी अगर कोई लोक सेवक विधि द्वारा बाउंड कोई कार्य कर रहा है तो भी आरपीडी नहीं, या तथ्य की भूल में सद्भाव में वो कार्य कर रहा है तो भी हमें आरपीडी नहीं होगी, उन दशाओं के सिवाय जब मृत्यु या घोर उपाहति की आशंका ना हो। और दूसरा है, लोक सेवक के निर्देश से कोई अन्य व्यक्ति भी यही कार्य कर रहा हो तो उस दशा में भी हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। तीसरा लिखा हुआ है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अगर लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करना संभव है तो आरपीडी हमें नहीं मिलेगी। और चौथा है, आरपीडी में हम उतने ही बल का प्रयोग कर सकते हैं जितने से अपनी प्रतिरक्षा सुनिश्चित कर सकें, उससे ज़्यादा नहीं। ये है 99, 4 निर्बंधन है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कब मृत्यु कारित की जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण धारा है। श्योर है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे क्या समझना, फिर मैं कहूँगा आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए आप लोग। अभी इसी से जुड़े हुए, ठीक है, अध्याय 16 है, 17 है, या और भी चैप्टर्स हैं, बहुत सारे और प्रोविजंस हैं जिस पे आपको जो है, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, क्रैश कोर्स के लिए खास तौर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, या ओवरऑल अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फुल कोर्स के लिए तो डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स का ही वीडियो है, और भी विषयों पर क्रैश कोर्स इस तरह से बनाए जाने हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, जैसे वीडियो अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और फिर मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास लगातार संचालित की जा रही है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की हो, मेंस की हो, क्रैश कोर्स की हो। ठीक है, आप अपनी सुविधा अनुसार क्लास को ज्वाइन करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। इस नंबर पे आपको संपर्क करना होगा। चलिए, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में हम मृत्यु किसी की कब कारित कर सकते हैं, तो शरीर की दशा में 100, संपत्ति की दशा में 103। ध्यान रखिएगा, 100 में उन दशाएं बताई गई हैं, वो सिचुएशन बताया गया है जब हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हमलावर की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं, और संपत्ति की दशा में 103 में बताया गया है कि हम दोषकर्ता की, निरांगडोर की कब कब मृत्यु कारित कर सकते हैं, संपत्ति के विरुद्ध कौन कौन सा अपराध करे तो। ठीक है, तो ये दोनों धाराएं आपको याद रखना है, 100, 103, 100, 103। इसमें हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किए गए कार्य को अपराध मुक्त घोषित नहीं किया गया है, बल्कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किया गया कार्य हमारा अपराध मुक्त है, अपराध नहीं है तो 96 कहती है। वो दशाएं बताई गई हैं, वो समय बताया गया है कि हम कब आरपीडी के प्रयोग में मृत्यु तक भी जा सकते हैं, दूसरे की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। तो शरीर की दशा में 100, संपत्ति की दशा में 103, लेकिन ये धारा हमें बचाव नहीं देती है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा दिमाग में। 100, 103, 100 में किसकी मृत्यु कारित की जा सकती है, हमलावर की। कब? 7 दशाएं बताई गई हैं, 6 मूल थीं, एक बाद में 2013 में जोड़ा गया एसिड फेंकना। ठीक है, एसिड फेंकना जिससे मृत्यु या घोर उपाहति की आशंका हो जाए, तो एसिड फेंकने पे भी हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मृत्यु कारित कर सकते हैं। टोटल 7 दशाएं हैं, ये 7वीं थी, 6 मूल थी, एक बाद में 2013 में जोड़ा गया है जो 3 फरवरी 2013 से लागू है। ठीक है, 3 फरवरी 2013 से लागू है। 6 क्या थी पहले, 7वां तो मैंने बता दिया। 6 क्या था, पहला था कि हमलावर ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करे जिससे मुझे युक्त रूप से ये आशंका कर जाए, रीजनेबल अप्रीहेंशन हो जाए कि उसका परिणाम अन्यथा मेरी मृत्यु होगी। पहला। दूसरा, मेरी घोर उपाहति होगी। तीसरा, बलात्संग या अप्राकृतिक रेप होगा, या अपहरण या व्यपहरण का अपराध करेगा। तो पहला, वो मृत्यु कारित कर देगा हमारी, यानी मृत्यु की आशंका अगर हो जाए कि सामने वाला मुझे मार देगा, तत्काल मेरे पास कोई उपाय नहीं तो मैं खुद अपने को बचाने के लिए उसको मार सकता हूँ, मेरा कार्य अपराध नहीं है। धारा 96 हमें बचाव देगी। ठीक, तो ये धारा 100 वो सिचुएशन बता रही है जब मृत्यु कारित कर सकते हैं। कब? जब हमें मृत्यु की आशंका हो, जब हमारी घोर उपाहति की आशंका हो हमलावर से, या रेप या अननेचुरल रेप की आशंका हो जाए, ठीक है, या करना शुरू कर दे, या अपहरण या व्यपहरण के अपराध में, और लास्ट में 6वां लिखा हुआ सदोष परिरोध।
सदोष प्रतिरोध ऐसी परिस्थितियों में करे कि हम लोक प्राधिकारी की सहायता अपने को छुड़ाने के लिए प्राप्त ना कर सकें। जब मुझे ऐसी आशंका हो तो हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो ये 7 दशाएं हो गई। पहला है हत्या, यानी हत्या की मृत्यु की आशंका हो जाए। दूसरा घोरोपहत्या की आशंका पे ये राइट है, ध्यान दीजिएगा, आशंका पे ये राइट हमें मिल जाता है। मृत्यु की, घोरोपहत्या की, बलात्संग की, अप्राकृतिक रेप की और अपहरण व्यपहरण की। तो 3 2 5 हो गया। एक सदोष प्रतिरोध ऐसी परिस्थितियों में जब लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करना मेरे लिए संभव ना हो जाए। और 7वां है एसिड अटैक, यानी एसिड फेंकना जब घोरोपहत्या मृत्यु की आशंका हो। तो और उसके बाद ये तो शरीर की दशाएं हो गई। 7वां है वो 103 में संपत्ति की दशा में बताई गई है कि कब कब मृत्यु कारित कर सकते हैं। 4 दशाएं हैं संपत्ति की दशा में। धारा 103 में 4 दशाएं हैं जब मृत्यु कारित करने तक का अधिकार दिया गया है। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु ही कारित किया जाएगा, अन्य अपहान भी कारित किया जा सकता है बचाने के लिए। अगर लगता है कि इस अपराध में भी अन्य अपहान से भी काम हो जाएगा, यानी अपराध होने से रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं कि हम मृत्यु ही कारित करेंगे। ठीक, तो धारा 103 में 4 दशाएं हैं। यूपी में 5 कर दिया गया है, एक विस्फोटक पदार्थ को जोड़ा गया है, लेकिन वो केवल यूपी का संशोधन है, संपूर्ण भारत का नहीं है। 4 क्या है? पहला है लूट। लूट के अपराध में अगर लूट का अपराध हो रहा हो तो इसी दशा में हम उस अपराध को होने से रोकने के लिए सदोषकर्ता के रॉन्ग डूअर की मृत्यु कारित कर सकते हैं, और लूट में डकैती भी शामिल है। दूसरा है रात्रोगृह भेदन। रात्रोगृह भेदन में भी मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है। तीसरा है अगिन द्वारा रिष्टि। अगिन द्वारा रिष्टि यानी आग से घर जलाया जा रहा है, तंबू जलाया जा रहा है, कोई जलयान जलाया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो मानव निवास या संपत्ति के रखने के लिए प्रयोग किया जाता हो, तो ऐसी दशा में भी हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मृत्यु कारित कर सकते हैं। और चौथा लिखा हुआ है चोरी, रिष्टि, आपराधिक अत्याचार। चोरी, रिष्टि, आपराधिक अत्याचार के अपराध में उन दशाओं में जब मुझे आशंका हो जाए कि उसका परिणाम ठीक है मेरी मृत्यु या घोर उपहत्या हो जाएगी, तो ऐसी दशा में चोरी, रिष्टि, आपराधिक अत्याचार के अपराध में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हम अगले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ये है 103। अब दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि मृत्यु से भिन्न अपहरण करने का अधिकार कब? तो मृत्यु से भिन्न अपहरण करने का अधिकार कब? शरीर की दशा में 101 में, संपत्ति की दशा में 104 में लिखा हुआ है। कहा गया है जब धारा 100 की दशा विद्यमान ना हो तो मृत्यु कारित नहीं कर सकते। और 103 में 4 में लिखा है जब धारा 103 की दशा विद्यमान ना हो तो संपत्ति दशा में मृत्यु कारित नहीं कर सकते। ये हो गया 101 और 104। उसके बाद निजी प्रतिरक्षा के प्रारंभ होना, बने रहना और समाप्त होना, यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी आरपीडी कब प्रारंभ होता है, कब तक बना रहता है और कब समाप्त होता है। ये शरीर की दशा में 102 में बताया गया है, संपत्ति की दशा में 105 में बताया गया है। तो शरीर की दशा में कहा जाता है जब हमारे जीवन को ये खतरा पैदा हो जाए, यानी हमारे शरीर को ये आशंका उत्पन्न हो जाए कि कोई संकट पैदा हो गया है, तो आरपीडी वहीं से प्रारंभ हो जाती है और जब तक संकट बना रहता है तब तक रहता है। जब संकट खत्म होता है तब आरपीडी खत्म होती है। विवाद है 105 में। 105 को टोटल 5 पैराओं में बांटा गया है। ठीक है, 105 में आप देखेंगे 6 पैराओं में बांटा गया है। इसमें जो पहला है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी पहला क्या हो, दूसरा है मेन चोरी की दशा में। चोरी की दशा में आरपीडी कब प्रारंभ होती है, कब बने रहते हैं, कब तक, कब समाप्त होती है। तो कहा गया है कि चोरी के अपराध में संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने पे आरपीडी खत्म हो जाती है। यानी यदि आरोपी व्यक्ति संपत्ति सहित मेरे पहुंच से बाहर हो जाए तो मेरी आरपीडी खत्म हो जाती है। दूसरा, मेरे संपत्ति के प्रत्युद्धरण हो जाने पे, यानी संपत्ति अगर मुझे मिल जाए तो भी आरपीडी खत्म हो गया। जैसे मैंने किसी चोर को दौड़ा लिया, वो संपत्ति फेंक के भागने लगा, तो संपत्ति जैसे ही फेंक दिया वो मुझे मिल गई। ठीक, अब मैं उसका पीछा नहीं कर सकता। यह संपत्ति के नाली में, नदी में, आग में फेंक दिया, जल गया, नष्ट हो गया, तो भी अब मैं उसका पीछा नहीं कर सकता हूँ, आरपीडी मेरी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब संपत्ति को बचाने के लिए आरपीडी मुझे मिली हुई थी, संपत्ति तो ऑलरेडी नष्ट हो चुकी है, अब उसका बचाना संभव नहीं है या मुझे मिल गई है। और तीसरा लिखा हुआ है कि पहला हो गया संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने पे, दूसरा संपत्ति की प्राप्ति होने पे, तीसरा लोक सेवक की सहायता मिल जाने पे। यदि लोक सेवक की सहायता मुझे मिल जाती है तो आरपीडी वहां पे समाप्त हो जाती है। तो ये याद रखिएगा। हाँ, संपत्ति सहित पहुंच से बाहर होने का मतलब है कि अगर वो मुझसे काफ़ी दूर आगे निकल गया हो तो मेरी पहुंच से बाहर हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो पैदल जा रहा हो या साइकिल से जा रहा हो, मैं मोटरसाइकिल से पीछा कर रहा हूँ, भले 1 किलोमीटर दूरी पे उसी रोड पे आगे बढ़ रहा, तो ये पहुंच से बाहर नहीं माना जाता है। दूसरे दिन फिर कहीं अगर वो मिल जाता है तो मैं उसे वो सामान छीन नहीं सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसी दिन तत्काल वहीं कहीं छिप गया था, ठीक है, फिर बाद में मिल गया तो मैं अभी भी उसे छीन सकता हूँ, यानी आरपीडी का अधिकार मेरा बना रहता है। ठीक, और उसके बाद एक लास्ट धारा है 106। 106 कहता है घातक हमला, यानी जब मेरे ऊपर कोई घातक हमला हो रहा हो और मुझे लगे कि यदि मैं आरपीडी का प्रयोग नहीं करूँगा तो घातक हमला मेरे पे हो ही जाएगा,
लेकिन यदि मैं आरपीडी का प्रयोग करूंगा तो कुछ निर्दोष व्यक्तियों की जान को जोखिम में डाला जा सकता है या उनको अपहानि हो जाएगा निर्दोष व्यक्तियों को। तो भी निर्दोष व्यक्तियों को अगर अपहानि हो रहा तो होने दो, अगर मेरे ऊपर कोई घातक हमला किया जा रहा तो उससे बचने के लिए मैं आरपीडी का प्रयोग कर सकता हूं, भले निर्दोष व्यक्ति की जान को जोखिम में डाल दिया जाए। जैसे इसमें होता क्या, अक्सर अपराधी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनके लिए लिखी गई धारा है कि अपराधी आतंकवादी क्या करते हैं, निर्दोष व्यक्तियों का, छोटे छोटे बच्चों का या किसी भीड़ का बचाव लेकर के पीछे से अगले पे, दुश्मन पे वार करते हैं। ठीक है, और क्योंकि उनको पता है कि अगर वो उधर से अटैक करेगा, अपना डिफेंस भी करेगा तो इधर निर्दोष व्यक्तियों को गोली लग जाएगा तो वो मारेगा नहीं और मैं उसका बहाना लेकर के अगले को मार सकूं। तो निर्दोष व्यक्तियों, अपराधियों के, आतंकवादियों के हौसले को प्रस्त करने के लिए ये बचाव मुझे दिया गया है कि अगर घातक हमला कोई हो रहा हो तो घातक हमले से बचने के लिए आरपीडी में निर्दोष व्यक्तियों के भी जान को या कोई अपहरण कार्य करने की जोखिम डाल करके भी आरपीडी का प्रयोग किया जा सकता है। यह है 106 दृष्टांत एक है, इस पर पढ़ लीजिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार में नहीं समझ आएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल श्योर है समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मैं फिर एक बार आप लोगों को कहूँगा, हमारे यहाँ पीसीजे, एपीओ, एचजीएस या विधि से जुड़ी हुई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाता है। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। मेंस की भी क्लास लगातार संचालित की जा रही है। आप अपनी सुविधा अनुसार इस नंबर पर संपर्क करके अपना लाभ ले सकते हैं।